नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ब्रास फ्यूजन्स पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया लेसन। Why there is no Lok Sabha? Because the Lok Sabha has already been dissolved. तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो जब कह रहे हैं कि अगर आपकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती चूंकि लोकसभा नहीं है, तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे कंटिन्यू कर सकती है? जैसे कि इस केस में हो रहा है कि इंदिरा गांधी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे हैव नॉट पुट देयर रेजिग्नेशन एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग एज प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स. सो द ऑब्जेक्शन ऑफ यूएनआर राव इन द केस ऑफ इन दिस पर्टिकुलर केस इज as per article 75 subclause 3, when there is no Lok Sabha, then the concept of collective responsibility cannot be fulfilled, it cannot be applied, and this is the reason that Mrs. Gandhi and the ministers, they should put their resignation. So this is the main plea, and I think now it is clear कि what basically, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सरकार इलेक्टेड लोगों के प्रति जवाबदेह होती है. That is the accountability of the government. तो अकाउंटेबिलिटी किसके लिए? इलेक्टेड मेंबर्स के लिए. इलेक्टेड मेंबर्स कौन से? लोकसभा के सदस्य हैं. जब लोकसभा के सदस्य ही नहीं है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? तो जब सरकार के सिस्टम में जिसके लिए आप आंसरेबल हो वही लोग नहीं है, जिस लोकसभा का आप हिस्सा हो वो लोकसभा ही नहीं है, तो आप किस कैपेसिटी में एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एज अ मिनिस्टर इन व्हाट कैपेसिटी यू आर कंटिन्यूइंग? दैट्स व्हाई इन दिस केस मिस्टर यूएनआर राव हैज रिक्वेस्टेड सुप्रीम कोर्ट टू इशू द रिट ऑफ को वारंटो. और को वारंटो का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट शुड आस्क मिसेस गांधी दैट इन व्हाट कैपेसिटी यू आर होल्डिंग the office of the Prime Minister of India when the Lok Sabha has already been dissolved. So that is the argument. 75 subclause 3. Now let's come to 75 subclause 4. Before a minister enters upon his office, the president shall administer to him the oath of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the third schedule. एक चीज याद रखना, जब आप लोग थर्ड शेड्यूल देखोगे तो उसमें सबके ओथ का प्रोफार्मा या फॉर्मेट जो भी आप बोल दो वो दिया हुआ है. लेकिन याद रखना कि प्रेसिडेंट की ओथ मेन कॉन्स्टिट्यूशन में पीछे शेड्यूल में नहीं. मैंने आप लोग को 60 बताया था, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो. सो एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द प्रोफार्मा ऑफ द ओथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बियरर्स दैट इज गिवन अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये क्या कह रहा है? सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि हर मिनिस्टर अपने ऑफिस को एक्सेप्ट करने से पहले प्रेसिडेंट उसको ओथ दिलाएगा. कौन सी ओथ दिलाएगा? वो ओथ जो कि शेड्यूल 3 में दी गई है. तो बिफोर एंटर्स, इसीलिए आप देखिएगा कि फर्स्टली प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर सबसे पहले ओथ सेरेमनी होती है. दे विल ऑल टेक देयर ओथ, और तब आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पे दिखाया जाता है कि आज फलाना मंत्री ने अपना कार्यभार संभाल लिया. तो पहले ओथ ली जाती है, फिर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो होता है, देन सब्सिक्वेंटली द कंसर्न मिनिस्टर विल टेक ओवर द charge. That is 75 subclause 4. Now let's come to 75 subclause 5. Again, this is something which is a very very important clause. What it says, इसको भी ध्यान से समझिएगा. It's a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of either house of parliament shall at the expiration of that period cease to be a minister. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और हार गया. जैसे अरुण जेटली जी थे, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़े, वो लोकसभा का इलेक्शन हार गए, तो क्या वो मंत्री नहीं बन सकते? या पहली जो सरकार थी उसमें स्मृति ईरानी थी, वो अमेठी से हार गई, तो क्या वो मंत्री नहीं बन सकते? 75 सबक्लॉज 5 ये कहता है कि 2 लोग मंत्री बन सकते हैं. पहला, द पर्सन हु हैज नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन. द सेकेंड, जैसे सुरेश प्रभु थे, सुरेश प्रभु को लाया गया था, या जो आपके गोवा के वो थे जो पहले हमारे रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. उनसे वहां पर रेजिग्नेशन दिलाया गया और उनको यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर ही वॉज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ठीक है ना? तो ये क्लॉज उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है. अ मिनिस्टर हु हैज आइदर नॉट कंटेस्टेड इलेक्शन, इलेक्शन लड़ाई नहीं है. The second possibility is he has contested election but he has lost election.
लड़ा तो लेकिन हार गया। तो इसमें आप एक चीज देखना, जो 1B है वो ये कह रहा था कि अगर डिस्क्वालिफाइड एंटी डिफेक्शन की बेसिस पे हो तो मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसका मतलब 75 सब क्लॉज 4 में भी नहीं बन पाओगे। लेकिन इफ you are not member because of any of these two reasons, that you have not contested election or you contested election but you lost, then in that circumstances the person can be appointed as a minister. ये उसके मिनिस्टर बनने की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो हार गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का इलेक्शन जेटली जी हारे तो उनको राज्यसभा से लाया गया, स्मृति ईरानी को पिछली सरकार में राज्यसभा से लाया गया, या आपके मनोहर पर्रिकर, ये दोनों लोग तो इलेक्शन हारे थे और राज्यसभा से आए। मनोहर पर्रिकर को गोवा से उठा के लाया गया था, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ इन एनी हाउस, उनको मंत्री बनाया गया और राज्यसभा से लाया गया। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट द पर्सन who is not the member of either house can be appointed as a minister for 6 consecutive months. अब इसमें ध्यान से देखना, a minister who is for a period of 6 consecutive months is not a member of either house shall be at the expiration of that period cease to be a minister. इसका मतलब क्या है? The maximum time period for any person who is neither the member of Lok Sabha nor the member of Rajya Sabha can also be appointed as a minister, but the maximum time limit for that particular minister would be only 6 months. तो only 6 months का मतलब क्या हुआ? Only, जैसे अभी आपने उद्धव ठाकरे को देखा, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए थे लेकिन महाराष्ट्र के किसी भी हाउस के सदस्य नहीं थे वो, तो उनको 6 महीने के अंदर किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। या इन द केस ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ही वाज अ मेंबर ऑफ लोक सभा बट नॉट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ऐसी स्थिति में, चाहे वो आपका स्टेट्स के केस में भी यही है और सेंटर में भी यही है, maximum for 6 months you can be appointed as a minister, but within these 6 months the concerned minister he will have to contest election either for the Lok Sabha or for the Rajya Sabha, और वहां से उसको जीतना पड़ेगा। अगर वो जीत जाता है then only he can continue for the further time period, or after 6 months his time period is over, he cannot continue for the further period. तो ये जो आपका 75 सब क्लॉज 5 है, इसमें ये बेसिकली उन लोगों को एडिशनल वेटेज देता है जो कि जिनको कि कई बार तो ये होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना मंत्री बनाना चाहता है, वो काबिल है या उसकी लाइकिंग है, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन दे कुड नॉट आइदर दे कुड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन और दे कंटेस्टेड इलेक्शन बट दे लॉस। लेकिन पीएम को लगता है कि नहीं, इनको हमारी मिनिस्ट्री में रखना है, तो ये एक उनके लिए है। दूसरा क्या होता है कि समटाइम्स सम कैंडिडेट्स आर एक्चुअली वेरी डिजर्विंग एंड वेरी गुड कैंडिडेट्स बट दे आर रिजेक्टेड बाय द पीपल देमसेल्फ। जैसे आप देखिए कि किरण बेदी जी, शी इज द फर्स्ट लेडी आईपीएस हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन जब वही किरण बेदी विधानसभा इलेक्शन में खड़ी हुई दिल्ली के, तो वो हार गई। कोई ये नहीं कह सकता कि she was not deserving, but then too she lost the election. So many times what happens, you deserve, you contest, but you lost. Then this particular provision is a savior for such kind of person who are otherwise capable to hold a particular ऑफिस। तो इसके लिए ये क्लॉज बनाया गया है कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को अगर लगता है कि इस व्यक्ति की यूटिलिटी हो सकती है तो उनको 75 सब क्लॉज 5 में उनको अपॉइंट करेगा, एंड विद इन 6 months दे विल कंटेस्ट इलेक्शन आइदर फॉर द लोकसभा और फॉर द राज्यसभा। दे विल विन द इलेक्शन एंड दे कैन कंटिन्यू ओनली इन दो सर्कमस्टेंसेस व्हेन दे हैव वन द इलेक्शन, अदरवाइज 6 months के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें हुई जिसमें कुछ लोगों ने ये स्मार्टनेस दिखाई। अच्छा, जब इस तरीके की स्मार्टनेस आती है तो इंटरप्रिटेशन का सवाल आता है। आगे हम लोग कुछ केसेस भी देखेंगे कि 75 सब क्लॉज 5 में अ पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड एज मिनिस्टर फॉर 6 months। 6 months के बाद या तो उसको इलेक्शन लड़ाया नहीं या पता था कि लड़ेगा तो फिर हार जाएगा, तो क्या किया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते 2 दिन का गैप दे दिया और फिर से 6 महीने अपॉइंट कर लिया। अब अगर आप ब्रेक दे करके रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो, देन रिमेंबर इन दिस सर्कमस्टेंसेस
ideally, if you are going to give a literal interpretation to Article 75 subclause 5, it seems that 75 subclause 5 has not been violated. क्योंकि आपने बोला कि कॉन्जिक्यूटिव 6 मंथ से ज्यादा लगातार नहीं रह सकता, लेकिन अगर हम ब्रेक दे करके फिर से बना रहे हैं तो हमने कौन से प्रोविजन का वायलेशन किया? सो रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल यू दैट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द constructive interpretation of constitution is very much important, where the first and the foremost important thing is what is the purpose behind this clause. तो इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान लेना कि बिना लड़े हुए आप 6 महीने से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हो. इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा, then too you can be appointed as a minister, but only for 6 consecutive months. It means within 6 consecutive months, within 6 months you are bound to contest election. You will have to win election and then only you will be able to continue. अब इसमें आप 75 subclause 6 देखो. 75 subclause 6 कहता है the salary and allowances of ministers shall be such as parliament may from time to time by law determine, and until the parliament so determine shall be as सेकंड शेड्यूल में इनके सैलरी अलाउंसेस वगैरह दिए गए हैं. ये कह रहे हैं कि जो भी मिनिस्टर होंगे उसको सैलरी और अलाउंसेस वैसे ही मिलेंगे जैसे कि सेकंड शेड्यूल में प्रिस्क्राइब्ड है. सो बेसिकली दिस वाज 75, which is a very important article for your purposes. And now there is one more article which is very important for you. In the case of governor, the corresponding article would be article 166, but here that article is article 77. ये भी बहुत important article है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसको आप लिख लीजिएगा कि 77 is equivalent to 166. तो जो यहाँ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है वही, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है वही वहां पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बारे में या गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है. तो व्हाट बेसिकली 77 इज, लेट्स रीड इट. 76 में अटॉर्नी जनरल, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रही हूँ. 75 सबक्लॉज 5 में ये जो मिनिस्टर अपॉइंटेड होगा हु इज नॉट द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, बट रिमेंबर ही कैन नॉट कास्ट हिज वोट बिकॉज ही इज नॉट द इलेक्टेड मेंबर. इसको आप याद रखना. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अनलेस एंड अंटिल ही हैज बीन इलेक्टेड आइदर फॉर द लोकसभा और फॉर द राज्यसभा, he will not be allowed to cast his vote. But obviously, as the part of the Council of Minister, he can participate in the proceedings of the House. और जैसे आपने देखा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लोकसभा से जीता है और वो मिनिस्टर बन जाता है, तो मिनिस्टर बनने पे he will participate in the debate and discussion of Rajya Sabha as well as in the Lok Sabha also, क्योंकि वही सरकार के पक्ष को लोकसभा में भी रखेगा, वही राज्यसभा में भी रखेगा. इससे फर्क नहीं पड़ता because he is a minister. It doesn't make any difference that he is the member from Lok Sabha or he is a member from Rajya Sabha. लेकिन वोट वो उसी हाउस में देगा जिस हाउस का मेंबर है वो. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर होम मिनिस्टर हैं, दे आर फ्रॉम द लोकसभा, लेकिन वो राज्यसभा में भी सरकार के पक्ष को रखते हैं. लेकिन जब भी वोटिंग की बात आएगी किसी बिल पे, या सपोज करिए कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन है, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस वो सिर्फ उसी हाउस में वोट देंगे जिस हाउस के वो मेंबर हैं. तो राजनाथ सिंह जी हमेशा जो है अपना वोट देंगे तो लोकसभा में देंगे. कोई मंत्री अगर राज्यसभा से मंत्री है तो सिर्फ राज्यसभा में देगा, जबकि भाग वो दोनों हाउस के प्रोसीडिंग्स में ले सकता है. सिमिलरली अटॉर्नी जनरल के केस में आप याद रखिएगा कि अटॉर्नी जनरल कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस, क्योंकि अटॉर्नी जनरल सरकार का वकील होता है. समझ में आया ना. बट अंडर आर्टिकल 76 ही इज ऑल्सो नॉट एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज वोट, क्योंकि ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस. सो इन दिस केस 76 और 75 सब क्लॉज 5 में the minister and the attorney general, they are allowed to participate in the proceedings of house, but they cannot cast their vote. Now let's come to article 77. 77 में देखना 77 सब क्लॉज 1 what it says, all executive action of the government
एग्जीक्यूटिव एक्शन में हमेशा याद रखना, जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर की बात होगी वहां पे आप राम जवाया कपूर के जजमेंट पे जाओगे कि वहां पे किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर को डिफाइन किया गया है। तो याद रखना, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिसी इनिशिएशंस, मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन, बट रिमेंबर all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the president. सारे डिसीजन किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो सपोज एनी ऑफ यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम ऑफ यूपीएससी, देन यू विल रिसीव योर अपॉइंटमेंट लेटर विच वुड बी साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साइन और सील दोनों प्रेसिडेंट की होती है उस पर। तो ये क्या कह रहे हैं? 77 सब क्लॉज 1 इज सेइंग कि एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन इट शैल बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे लिया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। पर दूसरा सवाल ये उठता है कि जिसके नाम पे ले रहे हो, क्या ये वाकई में उसका डिसीजन होता है? तो एक चीज आप याद रखना कि 74 आप अप्लाई करोगे, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है ना, विच वुड बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो एक्चुअल में पावर होती है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, सिर्फ ली जाती है किसके नाम पे? प्रेसिडेंट के नाम पे। और प्रेसिडेंट के नाम पे ली जाती है तो ये लोग कैसे लेते हैं? बिकॉज 53 सेज that the power, executive power of the president कैसे एक्सरसाइज की जाएगी? either by himself or through the officers subordinate to him. So 77 is saying, 1 is saying it will be taken in the name of the president of India. फिर ये क्या कह रहा है? Orders and other instruments made and executed in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the president, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president of India. एक चीज में आप ये देखना, जैसे आपने देखा होगा कि सारे केसेस में जो मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव डिसीजन, दे ऑल आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में केसेस कोई भी देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है? फलाना पार्टी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। In any case, you will not get party versus president of India. तो इसका मतलब ही है कि president is not personally answerable because though the decisions are taken in the name of the president of India, but actually they are not his personal decisions. तो ये क्या कह रहा है? 77 सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? 77 सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि किसी भी जो उसने ऑर्डर बनाया है या इंस्ट्रूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, किसी भी चीज को, पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया है, इसको आप इस बेसिस पे चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्रेसिडेंट की खुद की नहीं है। देखिए ना, इसमें कहा गया नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके नाम पे की जाती हैं पर उसकी नहीं होती हैं, लेकिन इस बेसिस पे आप कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते कि उसके नाम पे की जा रही है पर एक्चुअल में उसकी पॉलिसी क्यों नहीं है। And the reason is very simple, because in the democratic setup of India, we follow parliamentary form of the government and not presidential. And that is the reason that the president is indirectly elected and the government is president is indirectly elected and the government is directly elected. Because the government is directly elected, in any case, the president cannot be more powerful than democratically elected government, and this is the reason the decisions are taken in the name of the president of India, but actually they are not his personal decisions. इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस बेसिस पे चैलेंज नहीं करोगे कि प्रेसिडेंट के नाम पे लिया गया तो प्रेसिडेंट का डिसीजन क्यों नहीं है। Remember, he is the head of the executive as per Article 53. But the executive decisions which he is going to take, that he is taking on the advice of the Council of Ministers as per Article 74. Now let's come to Article 77 subclause 3. The President shall make rule for the more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among ministers of the said business. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिनिस्टर के लिए हमारे यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी फिक्स नहीं है। एलिजिबिलिटी कितनी फिक्स है? एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी फिक्स है कि ही शुड बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। व्हेन द पर्सन हैज बीन कंटेस्टेड इलेक्शन, तो किसी को कोई भी मिनिस्ट्री मिल जाती है,
कुछ एक मिनिस्ट्री को छोड़ करके, जैसे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया या कॉमर्स हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जिसको, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, कि उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। बाकी किसको कौन सी मिनिस्ट्री जा रही है, ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन होता है, और किसी को भी कोई भी मिनिस्ट्री दी जाती है उसको लेकर के कोई रूल नहीं है। दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रॉब्लम इज द मिनिस्ट्री और द मिनिस्ट्रियल वर्क्स, दे आर वेरी टेक्निकल। और आपको भी पता है कि जब कोई भी मिनिस्टर बन सकता है तो बहुत बार ऐसे लोग भी मिनिस्टर बनते हैं जिनको कि उन टेक्निकलिटीज के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता। तो जब नॉलेज नहीं होता तो ये मिनिस्टर्स पॉलिसीज बनाएंगे कैसे, ये लॉ बनाएंगे कैसे? तो इनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा पीछे एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होता है, जिसमें आपके कैबिनेट सेक्रेटरीज होंगे, अलग अलग तरीके के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो जब कोई बिल हाउस में पेश किया जाता है, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है किसी बिल पे वर्क करता है, तो एक्चुअल में वो मिनिस्टर का वर्क नहीं होता, वो पीछे काम करने वाले उन ब्यूरोक्रेट्स का वर्क होता है। और अब तो ब्यूरोक्रेट से भी वो फर्दर डेलीगेट होने लगी है। तो डेलीगेट होकर के कहां पे आती है कि नीचे एक एक्सपर्ट पैनल बैठता है, वो पहले एक ड्राफ्ट बनाता है, फिर वो ब्यूरोक्रेट्स को देगा, फिर उसका सेकंड लेवल रिव्यू होगा, और कई रिव्यू होने के बाद फाइनली जब मिनिस्टर उस पर अपना अप्रूवल दे देगा तब वो कैबिनेट में आएगी। जब कैबिनेट उस पर अपना अप्रूवल दे देगा तब वो हाउस में आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर द स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस देयर इज अ हायरार्की इन द सिस्टम। एवरी मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन उसके नीचे पूरी एक टीम होती है। तो जब नीचे पूरी की पूरी एक टीम होती है तो उसमें बहुत बार क्या होता है, द रोल ऑफ द मिनिस्टर इज वेरी मिनिस्कल या वेरी मिनिमल। द एक्चुअल डिसीजन हैज बीन मेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन क्या होता है कि जब जैसे हो मिनिस्ट्री उसको अप्रूव कर देती है, वो ब्यूरोक्रेट्स का डिसीजन उस मिनिस्टर का डिसीजन माना जाता है, और जैसे कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है वो डिसीजन उस कैबिनेट का डिसीजन माना जाता है। यानी एक्चुअल में लिया गया, वो बनाया गया ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, लेकिन जैसे ही सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया वो बन गया सरकार का डिसीजन। इसीलिए पीएच पारिक के केस में पारिक साहब ने क्या बोला था कि मैं तो सिर्फ एक पोल सेक्रेटरी था, ये मेरा डिसीजन, मैंने तो सजेशन दिए थे। जो प्राइम मिनिस्टर और कोल मिनिस्टर थे उन्होंने इस पे अपनी कंसेंट दी थी, और कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन कैसे दिया जाएगा इस पे कैबिनेट की अप्रूवल थी। तो उनका ये कहना था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मिनिस्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज इन अ वे बेसिकली दे आर वर्किंग लाइक द एजेंट ऑफ द मिनिस्टर या एजेंट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के बिहाफ पे ले रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट होगा वो रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। तो किसके मिनिस्टर्स के बीच में मिनिस्ट्री का कैसे बंटवारा होगा, और बंटवारे के साथ रहते तो खैर प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है, नीचे कितनी हायरार्की तक चीजें जाएंगी, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ द एलोकेशन ऑफ बिजनेस। और जैसे मैंने इस केस में आपको बताया कि इन सच टाइप ऑफ केसेस बेसिकली द डिसीजंस आर टेकन बाय द ब्यूरोक्रेसी। इसीलिए आप देखना ब्यूरोक्रेट्स के उसमें, अगर आप में से भी कुछ के फादर होंगे तो उसमें एक चीज कही जाती है कि पॉलिटिशियंस आर टेम्पररी बट द ब्यूरोक्रेट्स आर परमानेंट। तो सरकार किसी की भी हो, अल्टीमेटली पॉलिसी मेकिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ब्यूरोक्रेट्स का होता है। एंड दे आर सो मच इंस्ट्रूमेंटल फॉर एनी गवर्नमेंट that if the bureaucrats are not actually inclined to implement anything, then the government, it's very difficult for the government to implement it successfully. इसीलिए आप देखिए समय समय पे जो है रिफॉर्म की भी बात होती रहती है कि आपका जो यूपीएससी का पैटर्न है या जिस तरीके की चीजें हैं इसका रिफॉर्म भी किया जाए। और इसीलिए अभी आप देखिए सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू किया वेयर दे ट्राई टू गिव एंट्री to some experts in certain specific areas, जिसको कि हम कहते हैं lateral entry उन्होंने शुरू करी। You need not to clear UPSC, आपको सीधे on the basis of your expertise and your experience directly a suitable person can be appointed as joint secretary। लेकिन उसमें फिर अंदर से अलग परेशानियां हैं, क्योंकि जब इनडायरेक्टली कोई आता है तो जो पुरानी लॉबी है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसको उतना वेटेज नहीं देते हैं। सो हाउ मच कन्वीनियंट इट इज फॉर अ पर्सन हु इज गोइंग टू टेक अ लैटरल एंट्री इन द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, दैट इज अनदर थिंग विच इज नीडेड टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि बहुत अच्छे फीडबैक नहीं आए हैं, और फीडबैक इसलिए नहीं अच्छे आए हैं
because the bureaucrats never like that there, the power, because actual power is exercised by the bureaucrats. So obviously, if power lies in you, you never want any kind of interference in your area. So that's why when the government decided to give lateral entry, this decision of the government was not liked very much by the bureaucracy. So basically 75 subclause 3, आई थिंक कि रूल ऑफ द बिजनेस का जो मैंने आपको बताया कि ये आपको क्लियर है कि किस तरीके से रूल ऑफ द बिजनेस में नीचे से लेकर के आपकी ब्यूरोक्रेट्स की हायरार्की चलती है, वो मिनिस्टर को एडवाइस करती है, फिर मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और फिर वो चीज आपके उसमें आती है। तो जो भी पॉलिसी मानी जाएगी, अगर वो आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये भी डिसीजन लेते हैं तो वो मिनिस्टर का डिसीजन माना जाता है। इसीलिए कोलगेट स्कैम में आपने देखा होगा कि व्हेन प्राइम मिनिस्टर वाज सेइंग कि आई वाज नॉट अवेयर, ही वाज नॉट सपोज्ड टू से सो, बिकॉज इवन इफ ही इज अवेयर और ही इज नॉट अवेयर, once the decision has been taken by the ministry, it is considered as the decision of the minister, and once it is approved by the cabinet, it is considered as the decision of cabinet headed by the Prime Minister of India. So this is, remember, this is the example of collective responsibility. तो इस केस में अगर कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी डिसीजन लिया, मिनिस्टर को पता हो या ना पता हो, वो ये नहीं कह सकता कि मुझसे नहीं पूछा गया। और जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर मान लीजिए कोल मिनिस्ट्री किसी और मिनिस्टर के पास होती, पीएम के पास ना होती, तब भी पीएम ये नहीं कह सकता था कि मुझे नहीं पता, बिकॉज रिमेंबर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कलेक्टिव, इसीलिए पूरी की पूरी सरकार बदनाम होती है अगर एक मिनिस्टर कुछ गड़बड़ करता है तो, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ collective responsibility. So these are certain examples. I think most of the things are clear to you. It is already 2:29. We cannot discuss this anymore. On Wednesday, we will complete this case, UNR Rao versus Indira Gandhi. You go and read it. If you have any confusion or if you want to ask any question, we will discuss the same on Wednesday. Right? ठीक है? Okay. Let's see you on Wednesday. थैंक यू मैम। ओके ओके ओके। दोस्तों, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।